और मैं हूं आपके साथ शिवालिका। आगे बुलेटिन में देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात, जिसमें हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व मंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर अनूप मिश्रा जी, और हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी। ओवर टू यू शरद जी। बहुत शुक्रिया शिवालिका, बहुत धन्यवाद आपको। और सीधे हम चलेंगे अनूप मिश्रा जी से चर्चा के लिए, लेकिन कुछ बातें उनके बारे में मैं ज़रूर बता दूं। एक मस्त, बिंदास और बहुत खुलकर सियासत या राजनीति करने वाले ऐसे राजनेता हैं अनूप मिश्रा, जो जहां होते हैं वहां ठहाके होते हैं, प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। और जीवन के उतार चढ़ाव को भी उन्होंने बहुत करीब से देखा है। और उतार चढ़ाव न सिर्फ एक राजनेता के जीवन का हिस्सा है, बल्कि हम सभी के जीवन का हिस्सा है। लेकिन इसके बीच में भी अगर आप वापसी करते हैं और फिर मस्ती के साथ राजनीति की राह हो या जीवन की राह हो, आप आगे बढ़ते हैं, तो ये आपके भीतर की इच्छा शक्ति, आपकी जीवनी शक्ति और आपकी पॉलिटिकल विल को भी, आपकी राजनीतिक इच्छा शक्ति को भी दर्शाता है। तो अनूप मिश्रा एक ऐसे ही राजनेता हैं। चलिए सीधे चलते हैं ग्वालियर, जहां अनूप मिश्रा जी के साथ बातचीत की पूरी तैयारी है। अनूप जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका बंसल न्यूज़ पर। और आप अगर इजाज़त देंगे तो आज कुछ दार्शनिक अंदाज में भी कुछ सवाल हो जाएंगे। पहले तो ये बताइए कि जीवन जी जी, वाह वाह, आपके ठाके ने मुझे आश्वस्त कर दिया, प्रणाम करता हूं आपको जी। पहले तो मुझे बताइए कि कैसा चल रहा है जीवन और उसी के साथ राजनीतिक जीवन। आपके ठाके ने हालांकि सब कुछ कह दिया कि आप बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आपने राजनीति की शुरुआत की थी। कैसे देखते हैं अभी वर्तमान में जो चुनौतियां भी हैं, जो मुश्किलात भी हैं, और जो प्रसन्नता के और ठहाकों के क्षण भी हैं? जी अनूप जी। बहुत अच्छा चल रहा है, परिवार बिल्कुल ठीक है जी। भारतीय जनता पार्टी का मेरा अपना परिवार हम्म तेज गति से हम्म चुनावी समर की रणनीति बनाते हुए आगे बढ़ रहा है। हम्म हम्म, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम लोग अपने जी जी। जीवन से हम्म प्रसन्न हैं। हम्म चुनौतियां हमारे सामने हैं, जी। लेकिन इतनी बड़ी नहीं है हम्म कि उन चुनौतियों का हम सामना न कर सकें। जी 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 जी, बहुत बहुत बड़ी बात हम कही आपने। उन्हें जी। चुनौतियों को हम्म हम्म, जी सामने देख करके भी कोई विचलित नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि ये चुनौती आर्टिफिशियल खड़ी की गई है। जी। जहां तक मैं समझता हूं, भारतीय जनता पार्टी इस समर में अपने पूरे जोश खरोश के साथ उतरेगी। और लगभग लगभग मेरा जो आंकड़ा है, जो मैंने बनाया है, कैंडिडेट्स के चयन के बाद, आज नहीं, कैंडिडेट के चयन के बाद लगभग लगभग हम 170 से 177 सीटें जीतने की स्थिति में आएंगे। आपने एक शब्द लगाया अनूप जी, कैंडिडेट्स के चयन के बाद, तो आपने बिना कहे ये तो कह दिया कि प्रत्याशियों का चयन इस चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण है। और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि राजनीतिक समीक्षक ये मानते हैं कि न सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि इक्वली कांग्रेस के लिए भी पिछली बार दोनों पार्टियों ने कुछ गलतियां की थीं, और उसकी भारी कीमत न सिर्फ बीजेपी ने चुकाई कि उसे 1.5 साल विपक्ष में बैठना पड़ा, बल्कि कांग्रेस ने भी चुकाई और उसकी सरकार भी गई। तो इसको थोड़ा सा और इस पर रोशनी डालिए कि कैंडिडेट का चयन कैसे बेहतर किया जा सकता है। आप एक ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने राजनीति की धारा में चंबल नदी में, यमुना नदी में, नर्मदा नदी में बहुत पानी बहते देखा है। तो क्या सावधानियां होनी चाहिए प्रत्याशी चयन में? नहीं, प्रत्याशी चयन के लिए तो जी हमारी अपनी कमेटी है, हम्म, लेकिन मैं अपना व्यक्तिगत, ये मेरा व्यक्तिगत सोच है। जी 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 जी। क्योंकि ये चुनाव पार्टी का हवा का चुनाव नहीं है। ये चुनाव व्यक्ति पूरक चुनाव है। जी जी, बहुत हमें इंपॉर्टेंट बात। ऐसे कैंडिडेट का चयन करना है जो आम जन में अपनी पैठ रखता हो
और उसके चरित्र, उसकी छवि साफ सुथरी, जी जो जनता में ग्राह्यता जिसकी हो, जी हमें ऐसे कैंडिडेट्स का चयन करना चाहिए। जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और बड़ी इम्पोर्टेंट बात आपने कही कि ये हवा का चुनाव या लहर का चुनाव प्रतीत नहीं होता है, व्यक्तित्व पर केंद्रित है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और अगर कांग्रेस की बात करें तो कमलनाथ जी का चेहरा। तो ये चुनाव चेहरों का चुनाव है। आपने बहुत अपने अनुभव से एक महत्वपूर्ण बात कह दी। आपकी तैयारी कहाँ से है? पार्टी भरोसा जताएगी, ऐसी खबरें तो आ रही हैं, हमारी शुभकामनाएं भी हैं आपके लिए। कहाँ से तैयारी है? क्या सीट बदल रहे हैं इस बार आप? मैं ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र जी से चुनाव लड़ रहा हूँ। अरे वाह ग्वालियर में जी, बहुत शुभकामनाएं अनूप जी कि आप अपनी इस चुनाव। विधानसभा से मैं पहले भगवान सिंह जी को जी हरा चुका हूँ जी और तैयारी। मेरे बाद ही नारायण सिंह कुशवाहा को मैंने टिकट दिलवाया था। जी 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 मैं तब उमा जी मुख्यमंत्री थी। जी अनूप जी, मैं आपके पीछे आपके आप कुछ मामा बोल रहे श्री थे। की तस्वीर देख रहा हूँ, उनकी बहुत सुंदर मूर्ति देख रहा हूँ। और थोड़ा दार्शनिक, जैसा मैंने आपसे जी, जी, आग्रह किया कि ये बातचीत में थोड़ा दार्शनिक भाव भी रहेगा। आप उस दौर के राजनेता हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संघर्ष को भी देखा है, और उसकी सफलता का जब शंखनाद होने लगा था, उस दौर के भी साक्षी हैं आप। मध्य प्रदेश में पार्टी के वैभव को भी आपने बहुत करीब से देखा है। लेकिन केंद्र की राजनीति की अगर मैं बात करूं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अभूतपूर्व अवसर है। 300 पार करना, जी 2 बार केंद्र में सरकार, और तीसरी बार के लिए बहुत मजबूत दावेदारी अटल जी से नरेंद्र मोदी तक। ये 2 युग बीजेपी के ऐसे हैं जो बीजेपी के लिए बहुत निर्णायक रहे हैं। अटल जी नींव के पत्थर रहे हैं आडवाणी जी के साथ, और नरेंद्र मोदी जी उस पीढ़ी के राजनेता हैं जिन्होंने उस नींव के अपने पुरखे राजनेताओं को प्रणाम करते हुए उनके परिश्रम को सफल बनाया। एक टिप्पणी चाहूंगा इस पर आपकी। जी देखिए, सद्य अटल जी ने तो लोकसभा में कहा था कि मैं आज इस्तीफा देने जा रहा हूं, लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक दिन हम फिर आएंगे और पूरी ताकत के साथ आएंगे, पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उसको चरितार्थ किया है। आज अटल जी की उन नीतियों का अनुसरण करते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को तेज गति से आगे बढ़ा रहे हैं। जी किसी ने कल्पना नहीं की थी। अटल जी के बाद 10 साल मनमोहन सिंह के, जी उन्होंने अटल जी की योजनाएं बंद कर दी थी, लेकिन उसके बाद नरेंद्र मोदी जी का आना जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बनना, ये हर उस कार्यकर्ता की मेहनत और मोदी जी के व्यक्तित्व का कमाल था। जी जी उसी के आगे साथ साथ जो भारत आगे बढ़ रहा है, निश्चित तौर पर तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। कहीं कोई उसमें, चाहे वो आई इंडिया बन गया, क्या बन गया मुझे नहीं मालूम, वो एक गठबंधन, जी विपक्षी एकता बनी है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, गठबंधन कह सकते हैं। गठबंधन कह लीजिए। वो जी ऐसा गठबंधन बना है जी जिसमें लड़ाई इसी बात की रहेगी कि नेता कौन होगा, जी और यहाँ नेता तय है। जी यहाँ नेता को बदलने की या नेता को के बारे में विचार करने तक की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास सशक्त नेता है, जी वो पूरे देश को और पूरी पार्टी को जी ठीक दिशा में आगे ले जा रहे हैं। जी चलिए अगले सवाल की तरफ मैं मैं ऐसे आता ही हूं। नेता की जी, जरूरत थी जी, अटल जी जी, के बाद। जी जी
मैं अगले सवाल पर आता हूं। मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो पार्टी के लिए हमेशा से एक भरोसेमंद और अचूक चेहरा रहे हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री का भी चेहरा है। जैसा उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार का नारा था और वो कारगर भी रहा, मध्य प्रदेश में भी आप आशान्वित हैं कि डबल इंजन डबल फेस का ये नारा, कि अब की बार फिर शिवराज और मोदी सरकार, यानी इधर बीजेपी की सरकार, केंद्र में मोदी जी की सरकार, ये नारा कारगर होगा, ये दोनों चेहरे कारगर होंगे? जी जी बिल्कुल कारगर होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। जी क्या इसमें क्या जोड़ते हैं आप? कारण क्या देखते हैं? किस तरह से देखते हैं दोनों की छवि, दोनों के कामकाज? देखिए शिवराज जी अपने आप में एक मौलिक व्यक्तित्व के धनी है, जो आम आदमी से मेल खाता है। और मोदी जी लोगों के मन में बसे हैं। जी शिवराज जी गरीब जनता के दिल को छूते हैं, उन कन्याओं को छूते हैं, उन बच्चों को छूते हैं और उन बहनों को छूते हैं, मजदूर को छूते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मोदी जी युवाओं के चहेते हैं और देश में युवा वर्ग मोदी मोदी के नारे लगा रहा है। जी अनूप जी, ये बताइए, जी मुझे ये बताइए, जी ये बताइए मुझे कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी आगे बढ़ी है, एक लंबा समय हो गया, 2003 से लेकर हटा दें अगर थोड़ा समय 2018 से 14-15 महीने का, आपने क्या परिवर्तन देखा है बीजेपी में भी? क्योंकि कहा जाता है सत्ता में लंबे समय तक रहने के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं और उसका असर बहुत सारे नेताओं के व्यक्तित्व में, चाहे वो सत्ता में हो या संगठन में हो, उनके व्यक्तित्व पर भी नजर आता है। आप क्या कहेंगे अपनी सीमा और मर्यादा के भीतर कि किन चीजों से पार्टी को सावधान रहना है और किन चीजों को संगठन गढ़े चलो के नारे के साथ आगे और मजबूत करना है? जी देखिए, सरकारें आती हैं और जब सरकार में आते हैं तो बहुत सारी चीजें पलट जाती हैं। एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है कार्यशैली का, जी कार्य प्रणाली का। इसको हमें समझना पड़ेगा। आज शिवराज जी दिन रात दौरे कर रहे हैं और जब सरकार नहीं थी तो शिवराज जी से हर व्यक्ति मिल पाता था, उनके दौरे कम हो गए थे, वो समय निकाल पाते थे। तो ये एक अलग पहलू होता है उसका। ये सरकार और गैर सरकार के रहने पर कार्य प्रणालियों का महत्व है। हम जितने ज्यादा समय सरकार में रहे हैं उतना हमारा अनुभव बढ़ा है और उस अनुभव का लाभ प्रदेश की जनता को मिल रहा है। जी वरना आप सोच सकते थे, मैं आपसे पूछता हूं, जी 2003 के पहले जो बिजली उत्पादन था वो आज कहां पहुंच गया? सिंचाई क्षेत्र में हम आज इतना आगे बढ़े, उस समय जो स्थिति थी आज की स्थिति देखिए। वरना उन 15 महीनों में भी जब कमलनाथ की सरकार थी, वो एक ही बात कहते थे, खजाना खाली है, खजाना खाली है, खजाना खाली है। हम आज एक के बाद एक सारी योजनाओं को सिरे चढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो सड़कें गड्ढा थी, उन सड़कों को आज देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ग्वालियर से खजुराहो पहुंचने में समय नहीं लगेगा। ग्वालियर से चित्रकूट जाना है तो 5.5 घंटे में चित्रकूट पहुंच जाएंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेस से। ये सारी चीजें हैं और ये सब कुछ मायने रखती हैं पब्लिक के लिए। जी पब्लिक ये देखती है, समझती है, करती है। जी दूसरे करप्शन उनके राज्य में ज्यादा बढ़ा था। जी बीजेपी के 18 साल के शासन में मैं कह कांग्रेस सकता का आरोप है कि 18.5 साल
बीजेपी रिजिम में भी कांग्रेस इसी को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है और सरकार के खिलाफ हमेशा विपक्षी दल भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाने की कोशिश करता है। इस पर क्या कहेंगे आप? ये उनका अपना थॉट है। भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति सीधे सीधे कह दे कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है, क्या शिवराज जी पर, नरेंद्र सिंह तोमर पर, कैलाश विजयवर्गीय पर, प्रहलाद पटेल पर, बीडी शर्मा पर हम भ्रष्टाचार के आरोप लगा सकते हैं? एक भी नेता जी, आपने मुख्यमंत्री जी का नाम लिया, तमाम केंद्र की राजनीति में जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनके नाम लिए, शायद आप संयोगवश भी हो सकता है मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों के नाम नहीं लिए आपने। नरोत्तम मिश्रा जी को लीजिए जी, हमारे गोपाल भार्गव जी को लीजिए, भूपेंद्र सिंह को लीजिए, हमारे विजय शाह को लीजिए, आप एक नाम ऐसा बताइए कि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं या कोई भ्रष्टाचार की शिकायत उनकी की गई है। एक भी। वो मुद्दा बना रहे हैं जी। अब वो झूठी चिट्ठी लिख दी, 50% का ठेकेदारी में कमीशन खोरी, और आज FIR दर्ज हो रही हैं और कांग्रेस के नेताओं ने बिना सोचे समझे सीधे सीधे उस पर ट्वीट कर दिया। आप किसी का चरित्र हनन कर रहे हैं? क्या राजनीति चरित्र हनन की परमिशन देती है? क्या ये ईमानदारी से राजनीति हो रही है? कीचड़ उछाल रहे हैं हम। जी जी, अनूप जी, कुछ मैं है जी धरातल पर तो उसे दिखाना चाहिए। मैं अगले सवाल पर आता हूं। ये भी एक दार्शनिक सा सवाल है, लेकिन इस पर मैं आपसे बहुत गहराई और गंभीरता से उत्तर की अपेक्षा रखूंगा। चाहे मनुष्य हम जैसे लोग हों या फिर साधारण मनुष्य हो या राजनीति में उच्च पद पर बैठा व्यक्ति हो, समय सदैव एक सा नहीं रहता। और एक पुरानी हिंदी फिल्म का गीत है कि याद न जाए बीते दिनों की, और बीते दिनों की ये याद कई बार व्यक्ति को उसके मार्ग से, उसके कर्म से अलग भी कर देती है। आपने हमेशा, जब भी आप राजनीति की मुख्य धारा से, चुनावी राजनीति की मैं बात कर रहा हूँ, राजनीति की मुख्य धारा से आप कभी अलग नहीं हुए, लेकिन जब भी आप चुनाव में सफलता नहीं मिली और उसके बाद उन पदों पर नहीं रहे जिन्हें हम विधायक या मंत्री पद या सांसद पद कहते हैं, तो उसके बाद का जीवन बदलता है। सलाम करने वाले गायब हो जाते हैं, जो आसपास खड़े रहते हैं हमेशा दरबारी बनकर वो गायब हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। और कई बार ये भी आरोप लगता है कि खुद अपनी पार्टी का नज़रिया भी बदल जाता है। इसका सामना कैसे किया जाए? क्योंकि युवा राजनेताओं के लिए आपके ये शब्द मुझे लगता है कि शायद उनके लिए मार्गदर्शक भी होंगे। जी देखिए, जहां तक मेरा अपना सोच है, दिलों पर राज करने की जो आदत डाल लेते हैं, वाह, और काम करते हैं, उनको ये तकलीफ नहीं होती है। जी, लोगों के दिलों पर आप जब छा जाते हैं तो आपको वो सलाम करने वाले अलग दिखाई देते हैं। वो चाटुकार जो दूर हो गए हैं उसकी कमी आपको खलती नहीं है। लेकिन अगर आप बगैर दिलों पर राज किए, दिलों पर पैठ बनाए, लोगों को अपना बनाए, बगैर आप किसी पद पर अगर बैठ गए हैं तो आपका मन व्यथित होगा। और ये दुखी मन रे, ये गाना हमें गाने की जरूरत पड़ेगी। जी 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 जी, लेकिन हम क्यों दुखी हों? हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता और मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। अगर हम हार गए तो नए सिरे से तैयारी करेंगे, और ज्यादा जनता के बीच में जाएंगे, और ज्यादा उनके अंदर तक घुसेंगे,
और उनको अपना बनाकर अगली बार हम पुनः जीत करके आएंगे। बहुत शुभकामनाएं इस सोच के लिए भी और युवा पीढ़ी को ये बताने के लिए भी कि दिलों में पैठ करो, दिलों में राज करो जनता के। तो उन दरबारियों की या उन चापलूसी करने वालों की ज़रूरत या उनकी कमी महसूस नहीं होगी जब आप पद पर नहीं होंगे, मंत्री नहीं होंगे, विधायक नहीं होंगे, तब भी आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट होगी और उन चाहने वालों के चेहरे पे भी मुस्कुराहट होगी जो जिनके दिलों में आपकी छवि है। समाप्त करूंगा इस बातचीत को इस सवाल के साथ। अटल जी से जब भी आपकी चर्चा होती थी और जब ये बात होती थी कि कैसे आगे बढ़ना है, असफलता का सामना, अभी आपने बहुत सुंदर जो अटल जी की प्रिय पंक्ति है कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता और मिटाता चला जाऊंगा। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। क्या कहते थे वो आपसे? कभी कई बार आपको भी मंत्र बिना कहे वो दे जाते होंगे, क्योंकि लोकप्रियता में अटल जी की क्या बात है। एक पूरी पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी के अटल जी से दीक्षित और शिक्षित है। तो एक कोई ऐसा प्रसंग जो सबके लिए बड़ा यादगार हो अटल जी से जुड़ा, हम जरूर सुनना चाहेंगे आपसे। जी। एक सबसे अच्छा प्रसंग, सबसे बड़ा प्रसंग जी, आगरा का अधिवेशन था भारतीय जनता पार्टी में। जी। आगरा में जब अधिवेशन हुआ तो सब टेंटों में नेताओं को रहने के लिए कहा गया। अटल जी भी एक टेंट में रुके, हम लोग भी टेंट में रुके थे। जी। अब मुझको बड़ा बुरा लग रहा था। मेरे साथ नरेंद्र सिंह जी थे, जय सिंह कुशवाहा थे, उस युग के हमारे ग्वालियर के सारे नेता हम लोग साथ थे। जी। अटल जी से मिलने गए, कहा कि साहब आप इसमें रुक रहे हो, आप किसी होटल में चले जाओ, यहाँ वो सुविधाएं नहीं है। तो अटल जी ने कहा मैं स्वयं कार्यकर्ता हूँ, स्वयं सेवक हूँ, और जहाँ मेरा कार्यकर्ता रुकेगा वहाँ मैं रुकूंगा। आओ पहले अपन सब चल करके खाना क्या बन रहा है और कैसे बन रहा है ये देखने चलें, फिर उनके भोजन की व्यवस्था करें। आप विश्वास मानिए उस दिन मेरी आंखों में आंसू आ गए जी। और मुझे लगा कि जितना बड़ा व्यक्तित्व का धनी अगर कार्यकर्ताओं को की चिंता करने के लिए वो स्वयं खाना देखने जा रहे हैं उस पाकशाला में कि इतने लोगों का खाना कैसे बन रहा है, ठीक बन रहा है कि नहीं, का भोजन कहाँ बैठ के खिलाया जाएगा, भोजन परोसने वाले कौन हैं। तो सारे लोग उस दिन हृदय से द्रवित हो गए थे और उनको लगा था कि ये अटल जी की ये जो सोच है शायद यही उनको इतना बड़ा बनाती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा अनूप जी, और मन को छूने वाला आपने ये प्रसंग हम सबके साथ साझा किया है कि इतने बड़े ओहदे और राष्ट्र नायक होने के बाद भी अटल जी का सोच यही था कि कार्यकर्ता धर्म है और पहले भोजन जाकर देखा जाए कि कार्यकर्ताओं के लिए बनने वाला भोजन कैसा है। बहुत धन्यवाद करता हूं। तो ग्वालियर दक्षिण से जो आपकी तैयारी है उसके लिए एक बार पुनः शुभकामनाएं कि आप राजनीति की अपनी धारा में अखंड और अटूट रूप से आगे बढ़ें। और आपसे ये भी आग्रह है कि लंबे समय बाद बंसल न्यूज़ पर ये एक्सक्लूसिव बातचीत अनूप मिश्रा जी से उन दर्शकों ने भी देखी है जो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और एक समय और आगे भी अनंत संभावनाएं हैं वो राजनेता जो मध्य प्रदेश का अहम चेहरा रहे हैं। वो तो मीडिया से थोड़ा सा आप संपर्क, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि आप नज़र नहीं आए, लेकिन आप संपर्क संवाद बनाकर हमसे भी रखिए, मीडिया से भी रखिए, क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं। आप लोगों के पास अनुभवों का खजाना है, एक लंबी राजनीतिक यात्रा है और इस यात्रा से मीडिया को और मीडिया के जरिए आपके प्रशंसकों को, आपके कार्यकर्ताओं को भी वंचित नहीं रहना चाहिए। अनूप जी, एक बार फिर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूं इस बातचीत के लिए। मैं बिल्कुल संवादहीनता खत्म करूंगा जी और जी, बिल्कुल आपसे जुड़ते हुए जी, मीडिया से जुड़ते हुए जी बैठ के बातचीत करूंगा। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। तो ये थे अनूप मिश्रा जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री। ग्वालियर दक्षिण से उनकी उम्मीदवारी है, आवाज़ में खनक है, दमक है, आत्मविश्वास है। शुभकामनाएं दी जानी चाहिए। शिवालिका, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। जी सर, बिल्कुल। सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी अनूप मिश्रा जी का। मध्य प्रदेश की राजनीतिक तमाम पहलुओं पर उन्होंने हमसे बातचीत की। साथ ही शरद जी, आपका भी धन्यवाद इस विशेष कार्यक्रम के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।